हेलो दोस्तों, रामबाण ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मैंने खुद इस स्ट्रेटजी से खुद इन टॉपिकों को पढ़ के मैंने सीटेट में दोस्तों फर्स्ट अटैम्प्ट में रियलिटी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट को क्वालिफाई किया था। वो स्ट्रेटजी क्या है, वो टॉपिक क्या है जिनसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था, तो वो मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल डिट टू डिट। और बिल्कुल एक एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बनते हैं हर साल। जिस टॉपिक में से क्वेश्चन एक दो आते ही आते हैं, वो क्वेश्चन मैं बिल्कुल अपने नोट्स को दिखाते हुए चलूँगा। बशर्ते दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, क्योंकि उसमें क्या है, मैं जिस टॉपिक को बताऊंगा उस टॉपिक के अपने नोट्स को भी साथ के साथ दिखाऊंगा कि नोट्स इसमें इस टॉपिक में कितना पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है कि जो वीडियो है वो लंबी होगी। जैसा कि सीडीपी की हम बात करें, सीटेट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सीडीपी की। सीडीपी में क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्याजे, वायगोत्स्की, कोहलबर्ग, नाम चॉम्स्की, विकास के डोमेन, आनुवांशिकता एवं वातावरण, बुद्धि जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अधिगम विकार दोस्तों, जो लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे आपका लिखने में हो गया, पढ़ने में हो गया, बोलने में हो गया, इनको क्या बोलते हैं। फिर दोस्तों एक लिंग से संबंधित यानी कि जेंडर, जेंडर क्या है वो बताना है। एक क्या है, सेक्सुअल है या बायोलॉजिकल है, किस तरीके से जो जेंडर है वो हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीपी के नोट्स की। तो मैं आपको अपने प्रॉपर नोट्स जो दिखाता हूँ वहीं पर चलते हैं दोस्तों। जैसा कि मेरे नोट्स की बुक थी, जब मैंने अपने सीटेट की नोट्स बनाए थे। अब पूछोगे कि ये नोट्स आपने कहाँ से बनाई। मैंने दोस्तों जो नोट्स है वो हिमांशी मैम की प्लेलिस्ट है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं दे दूंगा। उसमें से आप अच्छे से समझ के, वाइट बोर्ड पे मैडम पढ़ाती थी हिमांशी मैम, वहीं से मैंने नोट्स बनाए हैं। फिर नोट्स बनाने के बाद जब दोस्तों सीटेट को जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, हर हाल में कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही होना चाहिए, तब क्या है, आपका एक मेन काम होता है खुद के नोट्स। अगर आप रिस्की पॉइंट में डालना चाहते हैं कि भाई अब की बार हो जाए बस, तो इसमें क्या है कि आप नोट्स बाय कर सकते हो, किसी के या दोस्त के ले सकते हो। उससे आप दोस्तों एक रिस्की पॉइंट में होते हैं कि अब सीटेट होगा नहीं होगा। जब आप खुद के नोट्स बनाओगे सीटेट के, दोस्तों बतौर सब कहते हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। करने वाले दोस्तों 7-7 8-8 बार में भी सीटेट को नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो उनसे पूछ के देखो। तो इसलिए मैं आपको सीधी सी बताऊंगा, अपने सीडीपी के दोस्तों मुश्किल से 20-25 पेज के आपके सीडीपी के नोट्स बनेंगे। अदर सब्जेक्ट के मैं आपको बता दूंगा। जैसा कि प्याजे का पहला टॉपिक है हमारा, प्याजे को मैं देखता हूँ प्याजे किधर है। तो प्याजे को देखने के बाद जैसा कि दोस्तों ये रहा आपका प्याजे। प्याजे में क्या है, आपके क्या पूछी हुई है दोस्तों, प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है, इसकी स्टेजेस पूछी है। स्टेजेस कौन कौन सी है, आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इनके टाइम पीरियड भी हैं। अब क्वेश्चन इनसे आता कैसे है दोस्तों, स्टेज में पूछ लेगा इनमें से कौन सी प्याजे की स्टेज है, तो कोई सी एक स्टेज उस ऑप्शन में दे देगा, उस तरीके से आपको याद रखनी है। फिर कह देगा कि सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड क्या है, 0 से 2 वर्ष। तो इस तरीके से टाइम पीरियड पूछ लेगा एक तो स्टेज में से। फिर की पॉइंट्स है दोस्तों कुछ इसके, स्कीमा। अब इसमें पूछ सकता है वो जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें जो बच्चा क्या गुण आ जाता है उसमें, जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण उसमें आ जाता है। ठीक है, अब प्री ऑपरेशनल में क्या है कि इसमें किस चीज़ का गुण आ जाता है, सेंट्रेशन का गुण आ जाता है, सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है, ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, एनिमिज्म आ जाता है। अब ये क्या है वो मैं दोस्तों एक सचिन सर के मेरे पास में प्रॉपर नोट्स है, जिनको मैं आपको दिखाऊंगा साथ के साथ। तो आप कहो तो मैं अभी साथ के साथ इसको दिखा देता हूँ। ये रहे दोस्तों सचिन सर के नोट्स। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैंने हिमांशी मैम के नोट्स पढ़े हैं, बतौर मैंने दोस्तों थोड़ा सा सचिन सर का भी पढ़ा है। सचिन सर के जैसे कि मैं सीडीपी वाला आपका एक टॉपिक है उससे निकालता हूँ, उससे निकालने के बाद फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। प्याजे 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 हो गया ये रहा। ठीक है, अब जीन प्याजे के बारे में है। जीन प्याजे दोस्तों, जीन प्याजे के बारे में बता, जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे, मानना क्या है। अब प्याजे के अकॉर्डिंग सक्रिय ज्ञान निर्माता नन्हे वैज्ञानिक है। ठीक है, अब स्टेजेस की बात हम कर रहे थे तो मैं स्टेजेस पे ही चलता हूँ। जैसे कि आपका मैं बताऊँ 4 स्टेज है। संवेदी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें क्या ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है।
यानी बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देते, जिससे वे छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। ठीक है। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या है, एनिमिज्म का गुण आ जाता है, ईगोसेंट्रिज्म का आ जाता है, इरिवर्सिबिलिटी आती है, सेंट्रेशन आता है। मैंने क्या था दोस्तों अपने नोट्स में जो हिमांशी मैम ने पढ़ाया था वो बस एनिमिज्म ईगोसेंट्रिज्म यही शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा था। इनमें एनिमिज्म का क्या अर्थ है, ईगोसेंट्रिज्म का क्या अर्थ है, वो चीज़ें नहीं लिखी, क्योंकि वो चीज़ें मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैंने अपने माइंड में सेट कर ली थी कि जो एनिमिज्म है वो क्या है, कि इसमें क्या है, बच्चा जो सजीव है वो निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि कोई पेन है और भैंस है या मानव है कोई भी, उसमें वो समझ नहीं पाता कि ये चीज़ें बोल सकती है नहीं बोल सकती है। वो कौन सी स्टेज में आ जाएगी आपकी प्री ऑपरेशनल में। इसी प्रकार ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीक है। जब बच्चा दोस्तों क्या अपने आप को बहुत अच्छा समझदार समझने लगता है कि भाई मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, ताली फटका रहे हैं, तो उसमें क्या बच्चा ईगोसेंट्रिज्म वाला गुण आ जाता है। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बच्चा एक अपने को बहुत अच्छा समझ रहा है, वो कौन सी स्टेज में है, तो आपको 4 स्टेज दे देगा, आपको कौन सा क्लिक करना है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाया, बतौर मैं आगे ऐसे टॉपिक को अच्छे से नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो दोस्तों क्या काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया, आपका नॉम चॉम्स्की हो गया, वाइगोत्स्की हो गया। अब मैं इसी पर चलता हूँ आपके। अब इसी प्रकार वाइगोत्स्की की भी स्पीच है, स्पीच के बारे में बता दूंगा। आप स्पीच के बारे में प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हिमांशी मैम की। कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग के भी नोट्स बना सकते हैं। नोम चॉम्स्की है, विकास के डोमेन, आनुवांशिकता एवं वातावरण, इंटेलिजेंस हो गया, आपका अधिगम विकार हो गया। अधिगम विकार को भी दोस्तों मैं दिखा देता हूँ एक बार। अधिगम विकार, तो जैसे कि अधिगम विकार की मैं बात करूँ, मैंने अच्छे से ये लिखे हुए अधिगम विकार एक पेज पर बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने दोस्तों जब सीटेट की मैंने तैयारी की थी तो मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे, क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना चाहता था किसी भी हाल में। इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रुको। ये रहे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने से संबंधित है। जब बच्चे को सा SAW का वाज दिखाई दे पढ़े और B का D, तो क्या पढ़ने से संबंधित क्या हो गया, इसमें डिसलेक्सिया हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछेगा पढ़ने से संबंधित विकार है, 4 ऑप्शन देगा, आपको क्या याद रखना, डिसलेक्सिया। इसी प्रकार डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित। डिस्कैलकुलिया, गणित की गणना से संबंधित। ये मैंने नोट्स बनाते समय लिखा नहीं था, क्योंकि कैलकुलिया का है, कैलकुलेटर से आवाज़ निकल रही, शायद मैंने इसलिए नहीं लिखा था, क्योंकि ये मैं याद रख लेता तब भी। ठीक है। डिसमोर्फिया हो गया, डिस्फेसिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्थेमिया। बस मात्र 7 लर्निंग डिसऑर्डर है जिनसे क्वेश्चन पूछता है, इन 7 डिसेबिलिटी से। ठीक है। तो अब ये होता गई आपकी डिसेबिलिटी की बात, है ना। अब चलते जेंडर की बात, जेंडर। ठीक है। अब जेंडर का इसी में है, जेंडर के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हो, जेंडर के बारे में भी मिल जाए जल्दी तो काफ़ी अच्छा है, वरना दोस्तों सचिन सर के में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इस चीज़ को। चलो मैं दोस्तों सचिन सर के ही नोट्स में दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें तो मुझे नहीं मिल रहे और मिलेंगे मुझे इसमें भी बड़ी मशक्क़त के बाद। दोस्तों मिल मुझे इसमें भी नहीं रहे हैं। तो इसमें क्या है कि लर्निंग, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताया था लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटी सचिन सर के नोट्स में भी है। तो इसमें क्या है, डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया, डिसमोर्फिया, डिस्फेसिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्थेमिया। तो ये मात्र 7 ही डिसेबिलिटी है जो मैंने अपने नोट्स में लिखी थी, वो भी सचिन सर के में भी है 7 डिसेबिलिटी। तो इसका कोई ज़्यादा 7 डिसेबिलिटी ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो जेंडर की यही है दोस्तों, जो जेंडर है वो सेक्सुअल है या बायोलॉजिकल है, वो याद रखना है आपको। ठीक है। जेंडर के बारे में बस इतना ही। इनके बारे में दोस्तों हर टॉपिक के बारे में, चाहे वो प्याजे हो, वाइगोत्स्की हो, कोहलबर्ग हो, नॉम चॉम्स्की, विकास के डोमेन हो, आनुवांशिकता एवं वातावरण हो, बुद्धि हो, अधिगम विकार हो, जेंडर हो, इनके बारे में एक एक पेज के नोट्स हैं मात्र। अगर आप सही से पढ़ोगे तो 9 पेज हो गए दोस्तों इसके, 9 पेज हो गए आपके CDP के नोट्स, जिन्हें आप 20 अगस्त के पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अभी से। ठीक है। अब बात करते हैं EVS की। EVS की दोस्तों इसमें मात्र मेरे हिसाब से 7 8 लाइन के, जैसे कि यहाँ पर मैं देखूँ 1 लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई,
3 लाइन हो गई, 4 लाइन हो गई, 5 6 7 8 9, यानी कि इनमें 7 7 8 8 लाइन के नोट्स है इन टॉपिक्स के अंदर, है ना। स्कूल जाने के रास्ते, मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ सकते हैं, 9 राज्यों के घरों की विशेषता के बारे में पढ़ सकते हैं, सांप बाघ सांप कुत्ता हाथी के बारे में पढ़ सकते हैं, दिशा एवं दूरी से संबंधित प्रश्न, चील बाज गिद्ध, ठीक है। इसके 8वें पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, वो पेडागोजी में मैंने डाल दिया है। ये है दोस्तों ईवीएस के जो प्रॉपर नोट्स है। तो ईवीएस में पेडागोजी इसमें अलग है। अब क्या होगा कि सीडीपी में पेडागोजी क्यों नहीं है दोस्तों, वो 30 नंबर की अपने आप में खुद पेडागोजी है, ठीक है। इसलिए इसमें 15 नंबर की पेडागोजी, जो 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी, वो दोस्तों इसमें फॉलो नहीं करता, ठीक है। वो खुद ही पेडागोजी अपने आप में, लेकिन फिर भी इन्हीं टॉपिक में से पेडागोजी बन जाती है। अब पेडागोजी बनती कैसे वो मैं आपको बता दूंगा, एंड में ये बता दूंगा, जब भी कोई ऐसा टॉपिक आएगा मैं तब बता दूंगा साथ के साथ, ठीक है। कहीं भी कोई भी बीच का टॉपिक बीच में नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी, अब ईवीएस का कंटेंट तो मैंने बता दिया आपको, ये चीज़ें याद रखनी है। अब ये क्या है कि समझने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल आपको रट्टा मारना है। अब कहोगे चील बाज गिद्ध के बारे में क्या दोस्तों, यकीन मानिए इनकी 2 2 लाइन है। चील के बारे में 2 लाइन है, बाज के बारे में 2 लाइन है, गिद्ध के बारे में 2 लाइन है, दिशा एवं दूरी से संबंधित प्रश्न। दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दूंगा प्लेलिस्ट में, आप उस वीडियो को एक बार सही से देख लो और साथ के साथ 2 3 क्वेश्चन निकाल लो। मैं यकीन मान रहा हूँ पेपर में किसी भी हाल में आप डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित कुछ प्रश्न भी आएगा तो आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे बिल्कुल भी, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे। अब कहेंगे बाघ सांप कुत्ता हाथी से क्या, हाथी क्या दोस्तों, एक 100 kg लीव्स खा लेता है एक दिन में। इस तरीके से क्या है, जो हाथी के शरीर पे मट्टी लगी होती है वो क्या है, उसको ठंडक देती है। तो इस तरीके से 2 3 लाइन हाथी के बारे में, 2 3 लाइन कुत्ते के बारे में। कुत्ता वफादार होता है, कुत्ते के बारे में, है ना। कुत्ता अपने मूत्र से अपने जो टॉयलेट होता है उसके अपने गंध से पहचान लेता है दूसरा कुत्ता कोई आके तो नहीं कर गया है हमारे क्षेत्र में। सांप क्या, सांप के बारे में 4 प्रकार है सांप के, है ना। कॉमन क्रेट, काड़बिलियास, इस तरीके से। सांप की जो सपेरा होता है उसको क्या बोलते हैं, काड़बिलिया बोलते हैं। बाघ के बारे में बताना है, उसकी भी 2 3 लाइन है, ठीक है। चील बाज गिद्ध, गिद्ध क्या है दोस्तों, वातावरण को साफ रखता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि वातावरण को साफ करने में किसका सहयोग होता है। 3 ऑप्शन देगा, चील बाज गिद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या याद रखना है, गिद्ध। गिद्ध क्या है, वातावरण को साफ रखता है। मात्र इनसे कंटेंट से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। 2 2 3 3 लाइन के नोट्स है दोस्तों, बिल्कुल भी बनाना मत भूलना। अगर नहीं बना सकते तो प्रॉपर नोट्स है दोस्तों, आप 9810479391 पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सअप कर सकते हैं मैसेज। मैं आपको प्रॉपर नोट्स दे दूंगा दोस्तों ईवीएस के, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। अब बात करें पेडागोजी की, ईवीएस की। ईवीएस में 6 थीम है दोस्तों। अब 6 थीम है कौन कौन सी, वो मैं भी आपको नोट्स में दिखा देता हूँ दोस्तों। नोट्स में इसलिए दिखाना पड़ रहा है साथ के साथ ताकि कोई भी टॉपिक आपके कन्फ्यूजन में ना रहे, वरना दोस्तों वीडियो में दिखा के ही आपको बता सकता हूँ कि ये टॉपिक आएंगे। लेकिन जो मेरे खुद के नोट्स में कोशिश कर रहा हूँ सभी टॉपिक को दिखाने की। तो जैसे कि मेरे इसमें क्या है कि इधर उधर नोट्स बन रहे हैं बीच में, ईवीएस के नोट्स। जैसे कि दोस्तों ईवीएस के नोट्स ये रहे। अब ईवीएस की 6 थीम है दोस्तों। 6 थीम कौन कौन सी है, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मे कैन डू। अब दोस्तों ट्रिक से माध्यम से याद रखो आप इन 6 थीम को। जो दोस्तों फैमिली और फ्रेंड साथ में होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, भोजन। भोजन के बाद क्या करते हैं दोस्तों आप और हम, पानी पीते हैं। पानी के बाद क्या करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं खाना खाने के बाद। फिर थोड़ा आराम कर ले, फिर टहलने के लिए निकल जाएंगे। फिर थिंग्स वी मेक एंड डू, जो आप कर सकते हो वो कर लो, ठीक है। इसमें 6 थीम हो गई आपकी इस तरीके से याद। अब जो फैमिली एंड फ्रेंड है उसकी भी 4 थीम है। अब ऑप्शन में पूछ लेगा कि इनमें से किसकी उप थीम है, 4 ऑप्शन दे देगा, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर। इनमें से 4 उप थीम किस थीम की है, तो आप कहोगे फैमिली एंड फ्रेंड की ही केवल उप थीम है, ठीक है। दोस्तों उप थीम फूड की भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फैमिली एंड फ्रेंड की उप थीम है, सब थीम है। इंग्लिश में सब थीम बोल देते हैं, ठीक है। फूड की भी है लेकिन फूड की सीटेट में पूछता नहीं है, तो इसलिए फैमिली एंड फ्रेंड की ही है। फैमिली एंड फ्रेंड की 4 सब थीम कौन कौन से, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है। तो अब पेपर में सब थीम से कैसे पूछेगा क्वेश्चन, वो पूछ लेगा कि सब थीम इनमें से कौन सी सब थीम है। 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई सा एक दे देगा, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं आपको दूसरा पॉइंट है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। मूल्यांकन के संकेतक। मूल्यांकन के संकेतक कैसे हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अवलोकन, चर्चा करना, अभिव्यक्ति, इस तरीके से नाम याद रखने हैं।
अब पूछ लेगा प्रोसेस स्किल्स कौन से है, यानी कि मूल्यांकन के संकेतक कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई सही दे देगा। अब फिर बात करते हैं नेचर की प्रकृति। नेचर की प्रकृति, ईवीएस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, पॉइंट से याद रखना है। एनवायरनमेंट को समग्र रूप में देखते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ईवीएस एक सब्जेक्ट के रूप में है, बल्कि से दोस्तों जब आप हिमांशी मैम की नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या प्रॉपर नोट्स समझ में आ जाएंगे, आप अच्छे से बना लोगे। असेसमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फॉर्मेटिव कौन सा असेसमेंट होता है, मैं आपको बताऊं समेटिव कौन सा होता है, ठीक है। और आपका एक और है सेल्फ कौन सा होता है। फॉर्मेटिव में क्या है, आपको फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फोर से आ गया फॉर लर्निंग, असेसमेंट जैसे कि यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव से ऑफ लर्निंग, सेल्फ का एज लर्निंग, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से भी। फिर टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, टूल्स याद रखने हैं, पोर्टफोलियो हो गया आपका, ठीक है। रिकॉर्ड याद रखने, रिकॉर्ड कैसे है, रिकॉर्ड एनेक्डोटल हो गया आपका, कम्युनिकेटिव हो गया, ठीक है। अब क्षेत्र भ्रमण, पर्यावरण के उद्देश्य याद करने आपको, फील्ड ट्रिप के बारे में याद करना है, ईवीएस के टीचर कैसा होना चाहिए, ईवीएस की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जो हमारा क्लासरूम है वो कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। अब बात करते दोस्तों हम गणित की पेडागोजी की। हमने ईवीएस की पेडागोजी पढ़ ली, हमने ईवीएस का कंटेंट पढ़ा दोस्तों 15 नंबर को, 15 नंबर की पेडागोजी। इन टॉपिक को क्लियर कर लोगे तो भी आपके दोस्तों ईवीएस में खुद 30 में से 25 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। मेरे खुद 26 मार्क्स आए दोस्तों ईवीएस में, इन्हीं टॉपिक को पढ़ के। ऐसा नहीं कि कोई अलग टॉपिक है, सीटेट में है भी नहीं दोस्तों इनसे अलग टॉपिक कोई। अब बात करते हैं गणित की पेडागोजी। अब कहोगे गणित का कंटेंट क्यों नहीं है दोस्तों, गणित का कंटेंट क्या, उन सवाल आते हैं दोस्तों 5वीं क्लास तक। अब 5वीं क्लास के सवालों को मैं आपको बताऊं कि जोड़ घटाव सीखो आप, नहीं, इस वजह से मैंने पेडागोजी को ही लिखा है इसमें। पेडागोजी में क्या पढ़ना है, एनसीएफ 2005 प्राइमरी लेवल, कंसेप्ट मैपिंग, जॉर्ज पोल्या, वैन हिले सिद्धांत, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, गणित की प्रकृति कैसी होती है, जीन पियाजे का मैथ के बारे में बताना है, जीन पियाजे क्या कहता है मैथ के बारे में, कौन कौन से पॉइंट थे, जोल्टन डाइन्स के बारे में बताना। जैसे कि मैं एक बार आपको मैथ बता देता हूँ, ठीक है। जैसा कि ये हो गया, गणित की प्रकृति के बारे में हमें बताना है, ठीक है। गणित की प्रकृति हो गई, गणित के प्रकृति के पॉइंट दिए हुए कुछ। फिर इसी प्रकार वैन हिले का पॉइंट है, वैन हिले ने गणित की जियोमेट्रिकल थ्योरी दी है, ठीक है। कौन कौन सी थ्योरी में किस तरीके की बात करी है वो सभी लिखी हुई है मेरे नोट्स में। अब 1/2, 1/3, 1/4 कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, पमेला लायबैक थ्योरी दी है, इस थ्योरी को पमेला लायबैक थ्योरी कहते हैं। लैंग्वेज और मैथ को प्रभावशाली बनाने के लिए ईएलपीएस थ्योरी दी, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए ईएलपीएस बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है। हिमांशी मैम के जब आप नोट्स देखेंगे तो सिमेट्री के बारे में है, सिमेट्री दोस्तों अब आगे देख लेते हैं इसमें, मापन के बारे में, कंपैरिजन के बारे में, ठीक है। अब सिमेट्री के बारे में हमने देख लिया, ये वाले देख लिया, पैटर्न शेप्स, एग्रीगेशन एंड ऑगमेंटेशन, गणित की मूलभूत संरचना, ओपन एंड क्लोज एंडेड। मैथ में दोस्तों यही पेडागोजी इसमें से आता है, इससे अलग एक भी पॉइंट नहीं आता, अगर आता है दोस्तों बता देना कमेंट्स में, ठीक है। तो ये हो गई मेरी खुद की रणनीति मैथ्स की। अब मैं नोट्स एक बार दिखा देता हूँ आपको, मेरे मैथ के जो नोट्स थे वो कैसे मैथ पेडागोजी के। मैंने सिमेट्री को एक एक पॉइंट्स में लिखा था, टेसिलेशन क्या होता है, अबेकस कैसा होता है, ठीक है। अब जियो बोर्ड कैसा है, जियोजेब्रा कैसा है, ग्राफ पेपर कैसा है, डॉट पेपर कैसा है, 10 ग्राम कैसा है, इसको क्या कहते हैं, डाइन्स ब्लॉक के बारे में बताया था, पैटर्न क्या है, पैटर्न से क्वेश्चन आता है, ठीक है। शेप्स क्या है, आकार की जो आकृतियाँ है, एग्रीगेशन एंड ऑगमेंटेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने अपने नोट्स में। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं जो ये टॉपिक है लगभग 3-3, 4-4 लाइन के टॉपिक है, बस इनके अंदर 3-3, 4 लाइन। गणित की मूलभूत संरचना कौन सी है, गणित की 3 संरचनाएं हैं, कौन कौन सी है, अलजेब्रिक, सीरियलाइजेशन, टोपोग्राफी, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। जीन पियाजे का मैथ है, किस तरीके से क्या दिया है, सबसे पहले NLWV का कंसेप्ट दिया है। NLWV क्या है, नंबर बताया है, फिर लेंथ बताया, फिर वेट बताया, फिर वॉल्यूम बताया है, ठीक है। ये चीज़ थी दोस्तों मैथ पेडागोजी की। अब बात करते हैं आपकी हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी की। अब कहोगे इनका कंटेंट क्यों नहीं, इनके कंटेंट में दोस्तों 15-15 नंबर का पैसेज पूछ लेता है, 2 पैसेज, ठीक है, 5-5 नंबर के, और 1-2 संधि विच्छेद पूछ लेता है, तो 15 नंबर की आपकी पेडागोजी उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है।
उस अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज को सॉल्व करना होता है 15 नंबर में, ऐसे ही इंग्लिश में और ऐसे ही हिंदी में। अब बात करते हैं पेडागोजी इनकी पेडागोजी में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, पेडागोजी में जितना पूछता है अंग्रेजी की बात करें हम सबसे पहले। कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की स्किल्स कौन कौन सी है, टाइप्स ऑफ रीडिंग आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स आपको पढ़ना है, स्टीफन क्रेसन के बारे में आपको पढ़ना है, इंग्लिश में स्टीफन क्रेसन ने क्या बताया है, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जब बच्चा भाषा सीखता है उसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती है, बच्चा कौन कौन सी गलतियाँ करता है, बिक्स एंड कल्फ का पूरा नाम क्या है CLP का, वो भी आपको बताना है। मैं इस चीज़ को अपने नोट्स में दिखाता हूँ इंग्लिश की पेडागोजी को, ताकि क्या है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। जैसे कि इंग्लिश पेडागोजी में कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज के मैंने नोट्स बनाए। कंपोनेंट्स, लैंग्वेज के कंपोनेंट्स कौन कौन से, लेक्सिकल वर्ड हो गया आपका, इलिप्स हो गया, रिलाय हो गया, होमोनिम हो गया, होमोफोन हो गया आपका ना, होमोफोनेटिक्स हो गया आपका, फोनोलॉजी हो गया आपका, सिमेंटिक हो गया, सिंटैक्स हो गया। इनसे एक एक क्वेश्चन बन जाता दोस्तों, बनता है हमेशा। मॉर्फिम्स हो गया, फोनिम हो गया, डिफ्थंग हो गया, ठीक है। अब फिर लैंग्वेज के बारे में मैंने लिखा था अपने, जो आपको दिखाया था अभी ये, इसमें लैंग्वेज के बारे में बताना है। लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज एक सोशल है, सामाजिक है, चेंजेबल है, चेंज होती है, ये स्वतंत्र है। लैंग्वेज कोई सी भी अपनी, सबकी अपनी भाषा होती है, सीख भी सकते हैं कोई भी किसी की भाषा को, ठीक है। अब क्या है कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, प्रोडक्टिव है, रिसिप्टिव है। प्रोडक्टिव में कौन कौन सी स्पीकिंग और राइटिंग आते हैं, रिसिप्टिव में LR शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हो दोस्तों आप। लिसनिंग हो गया आपका, रीडिंग हो गया। फिर है आपका टाइप्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपका इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कीमिंग रीडिंग, स्कैनिंग रीडिंग, इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये रीडिंग के प्रकार है, सीधे सीधे क्वेश्चन जहाँ से पूछता है। फिर है राइटिंग, राइटिंग के दोस्तों कुछ टाइप्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। राइटिंग के आपको स्किल्स याद रखनी है, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव, नैरेटिव और क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। ये थी दोस्तों आपके, स्टीफन क्रेसन ने भी आपके इंग्लिश में बताया है, इन्होंने SLA दिया है। इस SLA का पूरा नाम है सेकंड लैंग्वेज एक्वाजिशन या एक्वायर, यानी कि दूसरी लैंग्वेज एक्वायर करता है बच्चा। हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस, ठीक है। ये 4 ऑप्शन डायरेक्ट पूछ लेता है। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो बच्चा भाषा सीखता है वो कौन कौन सी स्टेज में सीखता है। 0 से 2 मंथ का जब बच्चा होता है वो रोना शुरू कर देता है, क्यूइंग, बबलिंग, 1 वर्ड 2 वर्ड। आप 2 वर्ड तक याद रखना है दोस्तों, आपको मेरे नोट्स में भी 2 वर्ड तक है। एरर्स, शीघ्र ठीक नहीं करना दोस्तों, जब पेपर में पर्सन में बात आए कि हमें बच्चे की गलती को तुरंत ठीक कर देना चाहिए, नहीं, ठीक है, इस चीज़ को नहीं में करना है आपको। अब BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, इनका पूरा नाम पूछ लेता है। हमेशा 1-2 शिफ्ट में दोस्तों ऑनलाइन में पूछता है, लेकिन अब 20 अगस्त में एक दिन पेपर है, तो शायद क्वेश्चन में से कोई सा एक देखने को मिल जाए आपको। CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ये थी दोस्तों आपकी अंग्रेजी पेडागोजी की बात। अब हिंदी पेडागोजी में आपको बताऊँ, हिंदी पेडागोजी में भी ऐसा कुछ नहीं, जो इंग्लिश में है वही आपकी हिंदी पेडागोजी में, इंग्लिश की चीज़ें हिंदी में ट्रांसफ़र कर दी है। वो आपको हिमांशी मैम के जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो हिंदी पेडागोजी की भी दोस्तों मैंने बता दिया है आपको। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप इन टॉपिक को पढ़ लेंगे तो तब आपके मन में दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा कि अब जो पेपर में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन वो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस है। अब अंडरस्टैंडिंग बेस कैसे, मैं आपको उस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग बेस वो बन कैसे रही है, अब जो सबसे मेन पॉइंट है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में, और उसका बेस लेकर कि आखिर वो बन कैसे रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं। जो चीज़ें मैंने अपने नोट्स में प्रॉपर लिखी हुई हैं, बस थोड़ी सी मुझे ढूंढने की अनुमति दो दोस्तों आप, मैं आपको तुरंत अभी दिखा रहा हूँ 10-15 सेकंड के अंदर, ठीक है। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी आप CTET में बिल्कुल अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। बस थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं उस चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं उस चीज़ को। अरे ये दोनों हाथों से ही मिलेंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों ये रहे जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जिनका पूरे CTET में खेल है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड क्या है, अब पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड कौन कौन से, आपका ओनली हो गया, पैसिव हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, पनिशमेंट, फियर हो गया, अवॉर्ड हो गया,
लेक्चर हो गया, रोट मेमोरीज हो गया, ड्रिल प्रैक्टिस हो गया, डिस्करेज हो गया, लेबल एंड सेग्रीगेट हो गया, एल्गोरिथम हो गया, समेटिव असेसमेंट हो गया, नॉर्म रेफरेंस हो गया, कंपैरिजन हो गया, इग्नोर हो गया, डिसिप्लिन हो गया, कंट्रोल हो गया, ब्लैंक पेपर हो गया, है ना, आइसोलेशन हो गया, रिजिडली हो गया, परिभाषा हो गया। अब ये तो हो गए दोस्तों आपके नेगेटिव वर्ड। अब पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं। ये दोस्तों जो पॉजिटिव और सीडीपी में है, ये सीडीपी के है, ठीक है। अब मैथ पेडागोजी के भी मैं अलग बताऊंगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, डिस्कवर। अब दोस्तों ऐसा नहीं सीडीपी के उसमें ही आएंगे। अब ये 5 सब्जेक्ट है, 5 के 5 में से कोई से भी सब्जेक्ट में फंस सकते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड। अब यूज कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देख लो कैसे कैसे कौन कौन से वर्ड नेगेटिव है। ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, डिस्कवरी लर्निंग हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, इनकरेज, ये पॉजिटिव वर्ड है। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, स्टेरियोटाइप हो गया, सेंसिटिव हो गया, फॉर्मेटिव हो गया, एरर्स हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, सॉरी है ना, डेमोक्रेसी, ऑब्जर्व हो गया, एक्सप्लोर हो गया, डिस्कशन हो गया, इमोशन हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, हैंड ऑन एक्टिविटी, ठीक है। अब पूछेगा कैसे। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको एक छोटे बच्चे को ध्यान में रख के सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब छोटे बच्चे को पढ़ाओगे आप, तो जो सीटेट का पेपर है, पेपर फर्स्ट, लेवल फर्स्ट वाला, उसमें हमेशा छोटे बच्चे को सामने रखना है, अपने इमेजिन रखना है। अब पूछेगा कि जो नेगेटिव पे चलता है ओनली, अब ओनली जहाँ पर भी दिखे, जब क्वेश्चन में पूछे कि इनमें कौन सा नहीं है, अब सारे पॉजिटिव दिए हो और नेगेटिव पूछा है कि नहीं है, आपको क्या याद रखना है, ओनली शब्द किस सेंटेंस में आ रहा है। आपको सेंटेंस दे रखे होंगे थोड़े लेंथी से, उनमें ये देखना कि ओनली वर्ड तो नहीं आ रहा है कहीं पे, तो ओनली आ रहा है तो नेगेटिव वर्ड बिल्कुल वही ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है तो नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव वर्ड देखना है फिर सेंटेंस में। जैसे कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, आप थ्योरी से ना आया हो, थ्योरी से नहीं भी आता है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड का भी खेल है इसमें, आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। इसी प्रकार पॉजिटिव में, जब पॉजिटिव में पूछे पर्सन कि इनमें से कौन सा है, आप नेगेटिव वर्ड दे रखे सारे, लेकिन पॉजिटिव देखना है आपको, तो पॉजिटिव में इन वर्ड्स को देख लो, आपका सारा पेपर हल हो जाएगा। इससे क्या है, आप 100% सीटेट में मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अगर आप जिस तरीके से मैंने ये आपको स्ट्रेटजी बताई है सीटेट के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों बिल्कुल समझ में आई होगी आपके ये वीडियो। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई हो 19-20% भी, ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।